आज हम लोग क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे। क्वांटम संख्याएं पिछले कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, और इसके अलावा कक्षक कितने प्रकार के होते हैं और कोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग क्वांटम संख्याओं में क्वांटम संख्याएं हमारी 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली क्वांटम संख्या है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या एक्चुअली इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोलते हैं। ये जो है मुख्य ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, और इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये क्वांटम संख्या क्या बताती है? ये हमारे परमाणु का आकार को प्रदर्शित करती है, परमाणु का आकार। इसके अलावा परमाणु का आकार कैसे है? क्योंकि n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 यानी k l m n इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए n बराबर 1 है, इसका मतलब k कक्षा है, यानी न्यूक्लियस के आगे केवल एक कक्षा है। इसी तरह n बराबर 2 है, तो यहाँ पर हमारा क्योंकि यल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों ओर 2 कक्षाएँ हैं, यानी k और l। इसी तरह n बराबर 3 है, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे इसके चारों ओर। तो इस तरह से ये हमारा परमाणु को आकार को प्रदर्शित करता है। जबकि ये मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, इसे हम कोष भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी जो क्वांटम संख्या होती है इसे हम बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एल से प्रदर्शित करने के बाद इस चूँकि एल का मान हमारा एन पर ही निर्भर करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, यानी एन प्रत्येक एन के लिए एल के मान 0 से n-1 तक होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बाद दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है उप ऊर्जा स्तर यानी उपकोष को प्रकट करता है, और ये जो है कक्षकों की आकृति को प्रदर्शित करता है। आकृति यानी शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। शेप किस प्रकार से? क्योंकि n के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, तो l की जो वैल्यू होगी 0 से n-1 तक अगर आप लेंगे, तो l की वैल्यू केवल क्या होगी? 0 होगी, यानी जो यस उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। अगर n बराबर 2 होगा तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1, यानी s और p। इसी तरह n = 3 लेंगे तो l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2। 0 1 2 2 का मतलब n-1 मतलब 3 - 1 अगर करेंगे तो 2 आएगा, तो अंतिम 2 हो गया और स्टार्टिंग 0 से, तो 0 1 2 यानी SPD। और n बराबर 4 लेंगे तो l की वैल्यू 4 आ जाएंगी, 0 1 2 3 SPD एंड F। अभी तक जो है इतने ही उपकोष हमारे ज्ञात हैं, यानी n बराबर 4 के लिए l की वैल्यू जो कि डिसाइडेड है 4 ही तक है अभी तक, जो हमारे सिद्धांतों के बेस पर आधारित है। हमारा जो है अभी तक केवल SPDF ही ज़्यादातर हमारा प्रमुख रूप से ये उपकोष के रूप में हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो इसलिए हमारी जो है आने वाली n = 5 में भी l के 4 ही वैल्यू लेंगे, 1 2 3 यानी SPDF। यानी आगे जितने भी आएंगे सब में SPDF 4 ही उप ऊर्जा स्तर या उपकोष हमारे होते हैं। तो L जो है n पर डिपेंड करता है और इसकी वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। L जो है आकृति को प्रदर्शित करता है। आकृति कैसे? क्योंकि L की 4 वैल्यूज़ हो गई, 0 1 2 3। 0 जो है यस कैसा होता है बेटा? S को हम बोलते हैं सिनिस्टर, यानी S जो स्टैंड्स फॉर सिनिस्टर। तो यहाँ पर ये जो है स्फेरिकल होता है, इसलिए यहाँ पर इसे यस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। P और 1 जो है P को रिप्रेजेंट करता है, P उपकोष को। तो P उपकोष से रिप्रेजेंट करने के कारण ये प्रिंसिपल, इसे हम बोलते हैं यानी डम्बल आकार, डमरू के आकार का। जबकि D 2 जो है, D को L की वैल्यू अगर 2 है तो वो D को रिप्रेजेंट करता है। L की वैल्यू
अगर 2 है, अगर मान लीजिए एल की वैल्यू 0 है तो यस को, और यस कैसा होता है स्पेरिकल, एस कहाँ से आया सिनिस्टर से। फुल फॉर्म अगर लेंगे तो 1 के लिए एल, अगर एल बराबर 1 है तो ये पी को रिप्रेजेंट करता है, यानी पी उपकोष को, जिसका डमरू के आकार या डम्बल शेप होता है। एल की वैल्यू 2 है तो ये डी उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। डी हमारा कैसा होगा, डबल डमरू या डबल डम्बल शेप जिसे बोलते हैं। डी है डिफ्यूज्ड। इसी तरह अगर एल बराबर 3 है जिसे हम एफ से प्रेजेंट करते हैं, ये एफ उपकोष को प्रेजेंट करता है, जो कि फंडामेंटल से इसका सिंबल लिया गया है। तो सिनिस्टर, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इस तरह से इसके सिंबल लिए गए हैं। और एफ की संरचना कैसी होती है, जटिल संरचना होती है। तो इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि यल जो है जिमिथल क्वांटम नंबर, ये हमारी आकृति को प्रदर्शित करता है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या हमारे आकार को प्रेजेंट करता है। ये बात सबको क्लियर हो गई। अगर किसी भी n के लिए हम कभी कभी पॉइंट लेते हैं कि n बराबर हमारा 3 है, तो l की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0, 1, 2, यानी 3 वैल्यूज आती हैं। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि कुल मान जो होंगे n के बराबर ही होंगे। अगर n की जितनी भी वैल्यू है वो l के बराबर ही मानी जाएगी, n के कुल मान l के बराबर ही होंगे, या l के कुल मान n के बराबर होगा, ये आप समझ लीजिए। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। ये जो है क्या प्रदर्शित करता है, अभिविन्यास। अभिविन्यास का मतलब अंग्रेजी में से बोलें तो ओरिएंटेशन को प्रेजेंट करता है। ओरिएंटेशन ये बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस प्रकार की उपकोष में मूव कर रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा, किस प्रकार का होगा। तो चाहे वो एक्स डैश, वाई डैश, किस साइड का, किस तरह का अभिविन्यास होगा। तो चूंकि यम हमारी तीसरी क्वांटम संख्या है तो ये डिपेंड करती है एल पर। तो यम के मान एल पर निर्भर करते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि एम हमारा जो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है। और किसी एल के लिए एम के मान -L से +L तक होते हैं, शून्य सहित होते हैं। सपोज मान लीजिए अगर L की वैल्यू हमारी 0 है तो M भी हमारा क्या होगा, 0 ही होगा, केवल एक वैल्यू। चूँकि L हमारा यस 0 जो है यस के लिए सिंबल होता है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम संख्या में ये हमारे कक्षक कितने हो गए, एक तरह से देखा जाए तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक की संख्या भी बताती है उपकोषों में, क्योंकि अभिविन्यास अगर एक भी नहीं होगा, 0 ही होगा, तो एक ही कक्षक है। अगर L की वैल्यू 1 है यानी P को रिप्रेजेंट करता है ये P उपकोष को, तो M की वैल्यू हो जाएगी -L से +L, यानी -1, 0, +1। 3 तरह के ओरिएंटेशन आए, -1, 0, +1, यानी 3 तरह की कक्षाएं हो गई, PX, PY और PZ। PX, PY एंड PZ, ये हमारे ओरिएंटेशन है, PX, PY और PZ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि L बराबर 1 जो P उपकोष को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अभिविन्यास -1, 0, 1 तीनों में से कोई भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। अगर हम गणना करें तो PX, PY, PZ 3 कक्षक इसीलिए P में होते हैं, क्योंकि अभिविन्यास ही 3 है, तो 3 ही कक्षक P में पाए जाते हैं P उपकोष में। अगर L बराबर हम 2 ले लें तो ये D को रिप्रेजेंट करता है, तो M की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, 1, 2। इसका मतलब हो गया कि इसमें जो है 5 कक्षक होते हैं, यानी DXY, DYZ, DZX, DX² - Y² और DZ², 5 कक्षक। अच्छा, एक कक्षक में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते थे। यस में 2, P में मैक्सिमम 6 और D में कितने हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस तरह से निकालते हैं। अगर L बराबर 3 है तो ये F उपकोष को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसका ओरिएंटेशन देखें तो M की वैल्यू हो जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए, 7। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 14 हो जाएगी। तो इसका मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या हमारी अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है, जबकि दिगंशीय क्वांटम संख्या हमारे उपकोषों की आकृति यानी परमाणु की आकृति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि L की वैल्यू जो होती है वो SPDF को रिप्रेजेंट करती है, जबकि मुख्य क्वांटम संख्या हमारे परमाणु के आकार को प्रदर्शित करता है। इसके बाद एक लास्ट हमारा जो है क्वांटम नंबर आता है, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या
बेसिकली इसका यूज जो है हमारा ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के चक्र को रिप्रेजेंट करता है, नहीं स्पिन को। क्योंकि स्पिन से बना है इसलिए इसे हम यस से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूँकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन हो सकती है, यानी आप हाफ एरो देख रहे हैं, इसे हम प्लस हाफ बोलते हैं, और नीचे की ओर होगा तो माइनस हाफ। किसी भी कक्षक में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक प्लस हाफ हो सकता है और एक माइनस हाफ। ये हमारा हुन्स का रूल भी है, जो कि मैं एक बार बता चुका हूँ, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो ये स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्र क्वांटम संख्या। और किसी भी कक्षक में दो ही स्पिन संभव है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि कंबाइंड एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि n बराबर 4 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बताइए, चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो n की वैल्यू हम 4 लेंगे, l की वैल्यू 0 से n-1 तक में 0, 1, 2, 3। इसी तरह m की वैल्यू -l से +l तक, ये हम पढ़ चुके हैं, अभी होता है। तो इस केस में क्या होगा? तो m की वैल्यू हो जाएगी 0 के लिए 0, 1 के लिए -1, 0, 1, 2 के लिए -2, -1, 0, 1, 2, 3 के लिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और s की वैल्यू सब पे डिपेंड करेगी, चूँकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये KLMN n को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह 0 s p d और f के लिए, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये s ऑर्बिटल पे एक कक्षक, p में 3, d में 5, f में 7 ऑर्बिटल। प्रत्येक में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमारा जो स्पिन होगा वो प्लस हाफ माइनस हाफ, या हम ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें। इसी तरह इसमें भी होगा प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, या प्लस माइनस हाफ। तो ये हो गए टोटल आपके 2, और इसमें हो गए टोटल 6। अगर इसको ऐसे ले लेंगे तो इसमें आ जाएंगे 10 और इसमें हो जाएंगे 14। तो इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन आता है कंबाइंड, तो पूरा इस तरह से सॉल्व करते हैं। जहाँ पर अगर हम टोटल अगर वैल्यू देखें, अगर आप और देखना चाहेंगे इसमें कि हमारा अगर n की वैल्यू 4 है तो n = l, यानी l भी हमारे कितने होंगे? 4 ही होंगे। आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4। किसी n के लिए m के कुल मान अगर हम निकालें, ये कुल मान है, जबकि n बराबर कितना दिया है? 4, तो l भी कितना होगा हमारा? 4 होगा। जबकि m की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। 16 गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 वैल्यू हो गई। इसी तरह s के लिए s की वैल्यू जो होगी वो 2n स्क्वायर होती है, यानी 2 × 4 का स्क्वायर यानी 32। 32 है, देखिए 14, 10, 24, 36, 2, 32। तो इस तरह से कुल मान भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मान में n बराबर 4 है तो l की वैल्यू भी 4 होगी, m की वैल्यू n स्क्वायर के बराबर होगी, और s की वैल्यू जो होगी वो 2n स्क्वायर के बराबर होगी। तो अभी एक समरी ले लेते हैं कि इससे ये रिप्रेजेंट हो गया कि जो हम लोग नियम पढ़ते हैं, किसी न्यूक्लियस के सामने चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएँ पाई जाती हैं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम मुख्य क्वांटम संख्या n = 1, 2, 3, 4 या KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं। कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो बोर के नियम से यानी 2n स्क्वायर से अगर ज्ञात करें, तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 ये होते हैं। अच्छा, अगर हम क्वांटम संख्या ले लें n बराबर 1 के लिए, तो l की वैल्यू होगी यहाँ पर 0, इस केस में 0, 1, और इस केस में 0, 1, 2, और चौथे में हो जाएगा 0, 1, 2, 3। यानी पहले में यस, दूसरे में यस पी, तीसरे में यस पी डी, और चौथे में यस पी डी और एफ। यही कारण है कि पहले जो होती है उसमें यस उपकोष होता है, दूसरी कक्षा में एस पी उपकोष होते हैं, तीसरे में एस पी डी और चौथे में एस पी डी एफ। इस तरह से उपकोष, और इसके अलावा जो पाँचवा आएगा उसमें भी एस पी डी एफ, क्योंकि एल की वैल्यू 4 ही अभी तक डिसाइडेड है। अब हम पढ़ते हैं आगे अफबा नियम को। जैसा कि एक बार बताया गया था, तो अफबा नियम या अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं इसे हम। अफबा प्रिंसिपल जो है वास्तव में एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है बिल्डिंग अप। इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी बढ़ती ऊर्जा के क्रम में रखते हैं।
तो ये अभी आपने सभी ने पढ़ लिया कि हमने बताया था कि नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसमें हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें यस, एसपी, एसपीडी और एसपीडीएफ इस तरह से डिसाइडेड होते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये याद रखेंगे। और यस रिप्रेजेंट करता है एल के 0 के लिए P1, डी जो है 2 के लिए, एल बराबर 2 होगा तो डी भी हमारा हो जाएगा, एल की वैल्यू 3 होगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये एक हमारा अगर टेबल हम इसको याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। अफबा नियम जो है हमारी चूंकि बढ़ती ऊर्जा का क्रम रिप्रेजेंट करता है, चूंकि पहले में 1s है, दूसरी कक्षा में 2s 2p, तीसरे में 3s 3p 3d, चौथे में एसपीडीएफ होता है तो 4s 4p 4d एंड 4f, ऐसे 5s 5p 5d एंड 5f ऐसे बनाते हैं। तो इसमें हम इस तरह से अगर हम लिख दें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये देखेंगे कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। यानी ऊर्जा का क्रम अगर देखा जाए तो हमारा आता है 1s 2s, बढ़ती ऊर्जा का क्रम है ये 2p 3s 3p 4s 3d 4p एंड 5s। इस तरह से ऊर्जा का बढ़ता क्रम हमारा चला जाता है, आगे की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। तो बढ़ती ऊर्जा के क्रम में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है अफबा नियम से। इस केस में हम क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हमें 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ा, कैल्शियम है हमारा, तो हम कैसे करेंगे, यस में 2 होते हैं तो 2, फिर यस में 2 4, और ये हो गया 6 10, 2 12, 6 18, 2 20। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये हो गया परमाणु क्रमांक 20, यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबा नियम के आधार पर। इसे आप बोर के नियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 रिप्रेजेंट करता है मुख्य क्वांटम संख्या को यानी n को, ये रिप्रेजेंट करता है l को, और ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। तो पहली कक्षा अगर देखें तो पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 कामा, दूसरी कक्षा में 6 2 8, तीसरे में 6 2 8 और चौथे में 2। तो इस तरह से हम बाद में बोर में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध रूप से हम जब भी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं किसी भी एलिमेंट की, तो अफबा प्रिंसिपल की ही सहायता लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपसे कहा जाए, तो मैं एक सॉल्व ट्रिक भी आपको बताना चाहूँगा इसमें, कि कैसे हम अफबा प्रिंसिपल को सरल तरीके से याद कर सकते हैं अगर कितना भी एटॉमिक नंबर आ जाए। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आप ये चीज़ को याद रखिएगा, SSB SPS DPS DPS FDPS एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूस रिपीट होगा। ठीक है, इसको हम फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ब्रोमीन का निकालना है, परमाणु क्रमांक 35 है, तो इसको नियम याद रखें, इस नियम के बेस पर करते हैं। SSP 2 2 4 6 10, SPS 12 6 18 2 20, फिर DPS का 10 30, फिर P आएगा 35, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नंबरिंग कैसे करें, तो जो पहला एस है उसको 1 नंबर दें, फिर सारे एस को नंबर आगे बढ़ाते चले जाएं, 2 3 4 आगे होगा तो एंड सो ऑन तक बढ़ाते चले जाएं। पहले वाले P को 2 से शुरू करें। क्यों 2 से शुरू करें, क्योंकि हम जानते हैं कि P दूसरे कक्षा से ही शुरू होता है। तो पहले P को 2 से शुरू करिए, फिर आगे नंबरिंग देते चले जाइए, 2 3 4 आगे बढ़ते गए। ऐसे D तीसरे से शुरू होता है, तो पहला D जो होगा वो 3 से शुरू करके जितने भी D आएंगे आगे बढ़ते जाइए। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। तो बहुत जल्दी आसानी से आप कर ले जाओगे। जैसे 1 में 2 हो गया, P में 6 2 8, इसी तरह S 3S 3P और 3D तीनों कक्षाएँ मिला 10 6 16 2 18, 4S 4P में 7, ऐसे हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चूँकि आगे चल के हमारा जो है ग्रुप का पता लगाना, पीरियड, आवर्त जिसे हम बोलते हैं, समूह, और उसकी क्या बैलेंसी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, कौन सी प्रॉपर्टी वाला होगा, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गुण हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा संकरण और उसकी आकृति,
यानी प्रभाव, सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चुंबकीय है, अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, ये सारे गुण भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही संभव हैं। स्ट्रिक का मदद कर कहाँ कहाँ पर हो सकता है, कुछ है इसके अपवाद है, लेकिन आप लोगों के कोर्स के आधार पर स्ट्रिक को आप हमेशा अपना सकते हैं बहुत फास्ट तकनीक के लिए। सपोज जैसे हम लोग 82 का करते हैं, एटॉमिक नंबर 82 लेड का होता है, इसको आपको करना है तो आप ऐसे बनाना होगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सीधे सीधे स्ट्रिक को अपनाइए, SSP, SPS, DPS, DPS, FDPS, FDPS, FDPS एंड सो ऑन। तो SSP से भरना शुरू करते हैं। SSP 2, 2, 4, 6, 10। एक SSP में 10 ही होते हैं अगर आप काउंट करें। SPS में लेंगे तो भी 10, फिर आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो SPS 2, 6, 2 यानी अब तक 20 हो चुके हैं। DPS 10, 30, 6, 36, 2, 38। अगेन DPS 38, 10, 48, 6, 54, 2, 56। फिर FDPS में 14, 56, 14 कितने हो गए? 70। फिर D आ गया, ये हो गया हमारा, D लगा दिया तो इसमें कितने आ गए अब? 80। और P आ जाएगा, P में बचे 2, 82। इस तरह से टोटल हमारा जो है 82 का आ गया। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले किसको नंबरिंग करेंगे? सबसे पहले जो पहला वाला यस है उसको 1 दीजिए, फिर इसके बाद जितने भी यस होंगे सबको ऐसे नंबरिंग देते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। फिर इसी तरह पहला वाला जो पी उसको 2 से शुरू करिए, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी होगा तो बढ़ते चले जाएंगे। पहला टी जो है 3 से शुरू करिए, 3, 4, 5 ऐसे शुरू कर देंगे। फिर देखिए यफ आया है, यफ हमारा पहला यफ जो है चौथे से शुरू होगा, क्योंकि यफ हमारा चौथे ऑर्बिटल से ही शुरू होता है, 4 से शुरू किया। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 82 का कंप्लीट हो गया, जिसमें ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है पी उपकोष, यानी पी जब आप पढ़ेंगे आवर्त सारणी में तो SPDF ब्लॉक पढ़ेंगे तो पी ब्लॉक का है ये। चूँकि मैक्सिमम n की वैल्यू हमारी 6 है तो इसका मतलब कौन सा आवर्त हुआ, यानी पीरियड हो गया आपका कौन सा, बताएं भाई, कौन बताएगा? 6th। और P हो गया हमारा जो है P ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर निकालेंगे तो अंतिम कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, यानी n = 6 आवर्त में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो गिन लीजिए। 2, चूँकि P है तो इसके पहले S भी आया होगा, 2 और 2 4, यानी 4th समूह का हो जाएगा। ये ऐसे निकाला जाता है। तो अगर आप कभी ध्यान देंगे तो लेड जो है कार्बन फैमिली में आता है, कार्बन सिलिकॉन टिन लेड, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, लेड सबसे नीचे आता है तो 82 इसी का आता है, यानी 4th ग्रुप आ जाएगा आपका, यानी समूह आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा हेल्पफुल है, ये बहुत मदद करता है। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको क्वांटम नंबर भी निकालने को पूछा जाता है। सपोज जैसे आपसे कहा जाए कि क्लोरीन 17 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, यानी 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात करना है आपको। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करें, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। SSP 2, 2, 4, 6, 10, SPS 12, 5, 17, यानी 1, 2, 3, 2, 3 ऐसे आ गया। यानी 17वां इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3p5 में। इसको हाईलाइट किया, 3p5। 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? n = 3। p रिप्रेजेंट कर रहा है l की वैल्यू। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? l की हमने बताया था 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f। तो l के लिए हो जाएगा p, तो l यहाँ पर हो जाएगा 1। चूँकि l 1 है तो m हो जाएगा -1, 0, 1, यानी 3 कक्षाएँ होती हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जिसमें 5वां इलेक्ट्रॉन ही 17वां है हमारा, यानी 17वां इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? 5वां इलेक्ट्रॉन इसका। तो हुंड के नियम से भरेंगे तो प्लस हाफ भरने के बाद फिर चौथा, फिर पाँचवां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? 0 में। m की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई? 0।
और यस की वैल्यू क्या होगी, चूँकि नीचे की ओर है तो माइनस हाफ। इसे हम प्लस हाफ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं होता कौन सा स्पिन है ये। फिर भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप देना चाहें कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है तो यहाँ माइनस हाफ आप लिख सकते हैं। इस तरह से हम चारों इलेक्ट्रॉनों के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालते हैं। अगर यहीं पे आपसे कहा जाता है 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकालिए या 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 15वां इलेक्ट्रॉन भी इसी में आता, क्योंकि 17वां इसी में है तो 15वां भी इसी में आएगा। 15वां इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा, जैसे हमने बताया आपको यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12, 12 के बाद 13 14 15, यानी 13 से स्टार्ट होगा पी में। तो फिर से क्वांटम संख्या लिखेंगे तो n इक्वल टू 3। पी के लिए एल की वैल्यू क्या होगी 1 और m की वैल्यू हो जाएगी -1 0 1। 3 ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ से भरिए भाई, 2 2 4 6 10 2 12 हो चुके, 13 14 15, 15वां इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इसे बोलते हैं 15वां इलेक्ट्रॉन। 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए यम की एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई 1, और जबकि इसका स्पिन क्या होगा प्लस हाफ। तो यहाँ आप देख रहे हैं 15वें इलेक्ट्रॉन और 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए हमने यहाँ पर चारों क्वांटम संख्याओं को कैलकुलेट किया, क्लोरीन के 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए और 15वें के लिए। अगर दोनों को हम कंपैरेटिव देखें तो n की वैल्यू देखिए दोनों में सेम है, l भी दोनों में सेम है, यानी 1 1 है दोनों का। m की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ m 0 है, यहाँ m कितना है 1। ये डिफरेंट है अगर देखेंगे तो ये दोनों, जबकि यस यहाँ पे प्लस हाफ, यहाँ पर माइनस हाफ है, यहाँ प्लस हाफ है, यानी ये भी डिफरेंट है। मान लेते हैं सेम है, लेकिन अगर 3 सेम है तो कोई न कोई एक क्वांटम संख्या क्या है बिल्कुल अलग आ रही है। इसका मतलब ये पाउली के अपवर्जन नियम को फॉलो कर रहा है। तो पाउली का अपवर्जन नियम यही है, पाउली का अपवर्जन यही कहता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं होता है। अगर कोई 3 बराबर होंगे तो चौथा निश्चित रूप से भिन्न आएगी। तो एक और एग्जाम्पल करते हैं। अगर आपसे कहा जाए, सपोज मान लीजिए हम लोग लेते हैं 12, मैग्नीशियम 12 है, इसके लिए आपसे कहा जाए कि 10वें और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालना। 10वें और 12वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। SsP 2 2 4 6 10, SPS में 2 12, 1 2 3 2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अगर देखा जाए तो 12वां इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है, 12वां, और जबकि 10वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा 2p6 में, क्योंकि 2 2 4 6 10 10 तक यहाँ आ रहा है, तो 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, वो भी 6वां इलेक्ट्रॉन ही 10वां होगा, जबकि इसका 12वां इलेक्ट्रॉन यस के लिए होगा। तो दोनों को लोग अलग अलग लिखते हैं, 2p6 और यहाँ हो गया 3s2। इसके लिए n की वैल्यू 2 है और p के लिए l का मान 1 है। यहाँ n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है क्योंकि यस है। s के लिए l का मान हमने बताया था l बराबर 0 है, तो यस 1p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, ये 4 वैल्यू। तो दोनों के लिए अगर हमने देखा तो n बराबर 2, n बराबर 3, l की वैल्यू यहाँ p के हिसाब से 1 और यस के हिसाब से l की वैल्यू यहाँ 0। m यहाँ पर है -1 0 1। इलेक्ट्रॉन 6 भरिए, क्योंकि 6वां इलेक्ट्रॉन ही इसका 10वां इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये इलेक्ट्रॉन हमारा जो है 10वां इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यम की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी हो गई 1, और यस कैसा हो गया -12। प्लस हाफ भी लिख सकते हैं या प्लस माइनस हाफ आप दिखा सकते हैं, प्लस माइनस हाफ लिख सकते हैं और करके। बताएं किसी कोई समस्या। अब आगे देखते हैं। इस केस में भी n इक्वल टू 3, l की वैल्यू 0, तो m भी क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 है तो एक ही ऑर्बिटल है, 12वां इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला होगा। तो यहाँ m एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई आंसर 0, क्योंकि एक ही अभिविन्यास है, यस में एक ही कक्षक भी होता है, और s की वैल्यू अगेन -12। तो इस तरह से हमारा जो है चारों क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं। तो किसी भी तत्व के लिए भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं होते हैं, यही पाउली का अपवर्जन नियम है।
तो इस तरह से आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिए। आप बाउ नियम से विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए और उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए या उनके किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करिए। तो अगले फिर हम इसी श्रृंखला में आवर्त सारणी की हम लोग चर्चा करेंगे।